नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे कार्यक्रम में जहां विचार मिलते हैं विवेक से। जी हाँ, विवेक विचार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत ही अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हैं। और उनके बारे में जब मैं नोट कर रहा था चीज़ों को, जो कार्य इन्होंने छोटी सी आयु में, छोटी सी अवस्था में कर लिए हैं, तो मुझे 2 पेज कम पड़ गए थे। क्योंकि जहाँ तक बात की जाए, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टार्टअप बिहार हो, स्किल इंडिया हो, वहाँ इन्होंने एक उद्यमी के रूप में एक अलग पहचान बनाई है। जहाँ तक सामाजिक कार्यों की बात की जाए तो सनातनी युवा वाहिनी के ये फाउंडर हैं। और सनातनी युवा वाहिनी जो पूरे भारत देश में 6 राज्यों तक फैली हुई है और लाखों की संख्या में इनके सदस्य हैं। और उस संस्था के तहत, सनातनी युवा वाहिनी के तहत, इन्होंने गरीब बच्चियों की शादी का कार्य करवाया गया है, मंदिरों की सफाई का कार्य किया है, बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पूरे बिहार में करवा रहे हैं, बिहार के बाहर भी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। जैसे बिहार के कई ऐसे जगह रहते हैं जहाँ लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिल्ली में आके कैसे एडमिट होना है, कैसे इलाज करवाना है। तो ऐसे तमाम कार्य करवाने वाले संदीप सिंह का मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथ में। स्वागत है संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। मुझे मेरे बारे में इतना कुछ नहीं पता था जितना आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आप इसी जो चीजें मैंने बताई हैं वो दर्शकों को इस तरीके से बताएं कि वो लाभान्वित हो और जो आपका मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा का वो सार्थक हो सके। तो कुछ सवाल मैंने आपके लिए सोच के रखे हैं। जैसा कि मैंने हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है विवेक विचार। तो समाज में मुझे लगता है कि वैचारिक होने की भी आवश्यकता है हमारे समाज को विवेकशील होने की भी आवश्यकता है। तो विचार और विवेक के संगम से मुझे लगता है कि आपका जो एक प्लानिंग है और आपका जो एक एजेंडा है वो सार्थक हो सकता है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने खूबसूरत चैनल को स्टार्ट करने के लिए। और इतना सुंदर नाम आपके अंदर जो विचार आया, आपका विवेक विचार, ये अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है। और आगे जो आपके सवाल हैं उस पर हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम सवाल लेंगे और जानना चाहेंगे कि आपके अंदर क्या उत्सुकता है जानने की। देखिए, आपने मुझे क्रेडिट दिया नाम के लिए, तो मुझे ये भी पता चला कि आपने भी अपनी माताजी से आप बेहद कनेक्टेड हैं। और अमर उषा फाउंडेशन आपका एनजीओ है, वो भी आप चला रहे हैं। कोविड के दौरान आपने लाखों लोगों की, जो कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, उनकी जिस प्रकार से मदद हो सकी वैसे आपने उनकी मदद मुहैया करवाई है उनको। तो इसी प्रकार मैं भी अपनी माताजी से बहुत कनेक्टेड हूँ। और जो नाम का क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं, ये विवेक नाम जो है वो मेरी माताजी से मुझे मिला है। ये मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। संदीप जी से बात करेंगे अमर उषा फाउंडेशन से लेके, सनातनी युवा वाहिनी से लेके, इसके साथ साथ जो इन्होंने एंटरप्रेन्योर के तौर पर कैसे बिहार के युवाओं को आगे लिया जाए, कैसे देश के बाकी युवाओं को भी स्किल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये लाभान्वित कर सकते हैं। इन विषयों पर संदीप जी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप एक ऐसी भूमि से आते हैं जहां बोला जाता है कि बिहारी पीपल आर वेरी लेबोरियस। तो पूरे भारत की फाउंडेशन में लगा लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, कहीं पे भी कोई ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे बिहारी जो है वो ध्वजारोहक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी व्हाई बिहार इज स्टिल लैकिंग इन सो मेनी थिंग्स। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे लगता है कि 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में रखूंगा। बिहारी लोग इतने लेबोरियस होते हैं और कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये आपने ही कहा। लेकिन इसके बावजूद बिहार बहुत पिछड़ा है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 36 राज्यों में बिहार आज भी 33वें नंबर पे आता है, 33। मतलब हम नीचे से 3rd रैंक कर रहे हैं। तो काफी हम टॉप 10 में भी नहीं है, हम टॉप 20 में भी नहीं है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर भारत का हमारा पर कैपिटा इनकम आज 1.5 लाख से ज्यादा है, वहीं पे बिहार का पर कैपिटा इनकम मात्र 60,000 रुपये, 60,000 रुपये सालाना। मतलब एक परिवार की आर्थिक आय महीने का 5,000 रुपये है, काफी कम हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बिहार किस पोजीशन पे है। खैर, ये तो अभी के आंकड़े हो गए। मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत ये भी है कि मोस्टली जो बिहार के लोग हैं वो बाहर नौकरी करने जाते हैं
और बाहर आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जैसे दिल्ली जैसी जगह आ जाएंगे, तो रुकने के लिए अगर आप मूलभूत जरूरतों की भी अगर हम बात करें कि एक छोटा सा मकान चाहिए या खाने की व्यवस्था, तो 8-10 हजार रुपए से कम में तो मुझे लगता है कि कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कोई भी स्टेट एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ना एक साल में हुआ। किसी भी स्टेट को या कंट्री को डेवलप होने में मिनिमम कुछ डिकेड्स लगते हैं, कुछ दशक लगते हैं, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक हो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में लेके जाना चाहूँगा। 1952 में एक पॉलिसी आई थी जो शायद बहुत दर्शकों को नहीं पता हो, बहुत लोगों को पता भी होगा, जिसको फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का नाम दिया गया था। अच्छा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में सारे स्टेट्स में बराबर फेयर कर दिया गया था, फ्रेट फेयर को बराबर कर दिया अच्छा। गया था। उसमें क्या था, जैसे कि हमारा बिहार और झारखंड जो है, पहले बिहार और झारखंड एक ही थे। हाँ। तो बिहार और झारखंड सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट्स थे, जी जी जी। मतलब कि अगर कोई भी राज्य मिनरल सबसे ज्यादा रखता है तो टेक्निकली अगर आप बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम या उनकी ज्यादा होना चाहिए, या रिचनेस उनकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फ्रेट पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इन 1952, ये एक कॉलोनियल पॉलिसीज थी जिसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि बिहार के खनिज को बिहार से बाहर कोस्टल स्टेट्स में, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, ऐसे स्टेट्स में लोग ले जाके बेचने लगे। और फ्रेट उसमें एक जैसे डोंट केयर टर्म हो गया, मतलब फ्रेट से लोगों को मतलब नहीं था। तो बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए होंगे। एग्जैक्टली। अब बिहार से भी जैसे खनिज लेके जा रहे हैं और आंध्रा में या मुंबई, महाराष्ट्र में आप बेचने जा रहे हैं तो भी आप सेम रेट में बेच पा रहे हैं, और अगर आप बिहार में बेच रहे हैं तो भी आप सेम रेट में बेच रहे हैं। तो इससे जो फ्रेट का कॉस्ट था उसका कोई मतलब ही नहीं था। पर ये इतना पुराना पॉलिसी आप बता रहे हैं कि 1952 का कॉलोनियल था, तो फिर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया संदीप जी इस विषय को लेकर? आप शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ, और मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत कम पॉलिटिशियंस ने टच किया है, शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ रिसर्च की वजह से। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण हमारा बिहार जो है वो पिछड़ गया। और एक बार रेस में पिछड़ जाने के बाद, जैसे आप अभी यूएस और इंडिया को कंपेयर कर लें या चाइना से इंडिया को कंपेयर कर लें अभी के हिसाब से, हालांकि हमने बहुत ग्रोथ किया है, पर झारखंड की भी स्थिति बहुत अच्छी है। झारखंड आप ही से निकला है, अच्छा कर रहा है। झारखंड की स्थिति भी बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते, अच्छी है लेकिन बिहार से ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये दोनों राज्य बिहार और झारखंड ऑलमोस्ट अलग नहीं है आज भी। तो आपको लगता है कि सौतेला व्यवहार किया गया है इन राज्यों के साथ में? हाँ, ये पॉलिसी जहां तक मैं अगर कहूं तो इस पॉलिसी के कारण जो बिहार पिछड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने पॉलिटिशियंस रहे हैं जिनको ये सब नॉलेज नहीं होगी या इतना रिसर्च नहीं होगा, उनका भी योगदान होगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि बिहार राजनीतिक धुरंधरों के मैदान है और आप कह रहे हैं कि शायद थोड़ा नॉलेज नहीं रहा होगा। देखिए, बिहार की धरती से ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन निकले हैं जिन्होंने पूरे देश को पानी पिला दिया है। ये बात आपने सही कही, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिक्स तो वहाँ बच्चे बच्चे में होता है, ये सब जानते भी हैं और ऐसा एक्चुअली में होता भी है। तो क्या जान के सिर्फ ऐसा रहा कि अपनी सुविधाओं में इतना लीन हो गए कि बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं गए? क्या ऐसा कुछ विषय रहा आपके, ऐसा लगता है? देखिए, जानना एक विषय को अलग चीज होता है और उस विषय की गहराई तक जाना और उसमें क्या कमियां हैं, रूट कॉज को जाके उसको ठीक करना, ये दोनों अलग चीज है। पॉलिटिक्स होती है हमारे यहाँ, नो डाउट, देश में भी होती है। पॉलिटिशियंस जो हैं या पॉलिटिक्स जो है वो सतह पे होती है, धरातल पे होती है, लेकिन जो जड़ में चीजें खराब हुई हैं उसको कैसे ठीक करें, इस पे हमारे यहाँ कभी बहस नहीं हुई। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हमारे सदन में चाहे कहीं भी ऐसे इस पॉलिसी पे आज तक चर्चा हुई। चलिए, कमियों की बात हुई, आपसे बीच में रोकना चाहूंगा। तो अब अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप बिहार के आप खुद प्रोमिनेंट मेंबर्स रहे हैं, कई सारे इवेंट्स में आप खुद गए हैं, लीड कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। तो ये है कैसे बिहार के युवाओं को प्रभावित कर रही है, लाभान्वित कर रही है ये पॉलिसीज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या मोदी जी के आने से कुछ चीजें, स्थिति में बदलाव देख रहे हैं आप? जी, मैं आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 2014 के पहले हमारे पास जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे इंडिया में वो 100 भी नहीं थे, 100 नंबर्स भी नहीं थे। अच्छा।
मोदी जी के आने के बाद 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स जो हैं वो 1,59,000 1.59 लाख स्टार्टअप्स हैं, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। तो 100 से 1.5 लाख पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बाद में हम बात करेंगे, बट अपने आप में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। कम से कम एक प्रेरणा तो मिली कि हाँ हम कुछ करें। एग्जैक्टली पर बहुत ट्रोल भी किया विपक्षियों ने, पकौड़ा तलने को भी आप स्टार्टअप बोल रहे हैं, क्या उनको भी स्टार्टअप में बोल रहे थे कि आप पकौड़ा तल लीजिए, उद्यमी बनिए, वो भी एक प्रकार का कार्य है। देखिए, पकौड़ा तलना एक उदाहरण दिया उन्होंने कि अच्छा, अगर अच्छा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो कुछ तो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पकौड़ा तलना स्टार्टअप्स में आता है। अच्छा, ये कुछ उसको शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ रहा है कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, क्या इसलिए मोदी जी ने वहां से इंस्पिरेशन ले लिया कुछ? अब दारू बेचने से तो कहीं अच्छा है कि पकौड़ा बेच ले इंसान, जो आजकल ट्रेंड चल देखिए, रहा ये है। विवादास्पद विषय है दारू का, अगर आपने जिक्र कर दिया है, क्योंकि कोई ऐसी सरकार नहीं है जो दारू का रेवेन्यू नहीं ले रही है। अब एक तरफ टारगेट आपने, मैं बोलना चाहूंगा केजरीवाल को खूब टारगेट किया है कि लिकर फ्री है, ये है, वो है, एक के साथ एक मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए हुआ कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था यूपी से कि सेल कम हो गया था दारू का, क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जो दारू की, हाँ बिहार की जो स्थिति वो आप पता है, जहरीली शराब से आए दिन कोई ना कोई मृत्यु होती रहती है, कोई ना कोई घटना होती रहती है। शराबबंदी मुझे नहीं लगता बिहार में भी पूरी तरह से कामयाब रही है संदीप जी। देखिए, कभी कामयाब नहीं है और ना रहेगी, क्योंकि जब डिमांड है तो आपको सप्लाई या तो लीगल करें या इलीगल आपको करना पड़ेगा, उसमें दूसरा कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि एक तो सुशासन की सरकार है, नीतीश जी देखेंगे आपका मैं वीडियो। यहाँ पे किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए जनरल पब्लिक की तरह बात कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस स्टेट्स में, लेट्स से एग्जांपल दिल्ली में हम बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो दिल्ली में शराबबंदी नहीं है, तो क्या दिल्ली में ग्रोथ नहीं हुआ? महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, तो क्या महाराष्ट्र में ग्रोथ नहीं हुआ? गोवा में, आज गोवा का पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में, तो क्या टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टूरिज्म एक बड़ा फैक्टर है। भौगोलिक स्थिति भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे होटल्स हैं, हम गोवा से हैं। बिहार का कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति और गोवा की भौगोलिक देखिए, स्थिति भौगोलिक स्थिति जब आपने कहा तो आप बहुत डीप ले जाना चाह रहे हैं मुझे। भौगोलिक स्थिति की अगर आप बात करेंगे तो 500 सेंचुरी में जब हम किंगडम हुआ करते थे, मगध एम्पायर का आपने सुना है, राजा अशोक का सुना होगा आपने, चाणक्य का जी, सुना जी, होगा जी, जी, आपने, तो क्या ऐसा महान लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशन था पाटलिपुत्रा कि उसको राजधानी बनाया गया था? पूरे अखंड भारत की राजधानी हुआ करती थी। जी, जी, जी। तो भौगोलिक हमारा क्षेत्र जो है वो हर तरह से, तो आक्रांताओं ने भी हनन किया है, चीजों का शोषण किया गया, हाँ मुझे वो ऐसा अलग लगता चीज है। है, लेकिन भौगोलिक अगर कोई दोष देता है कि हम लैंडलॉक स्टेट्स हैं, हमारे पास समुद्र नहीं है, ये नहीं है, तो इसको मैं नहीं मानता। This अगर is नहीं not an है तो excuse आप in the- राजस्थान से हैं, तो राजस्थान क्यों इतना ग्रो किया? आपके पास भी तो समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान बिहार से कहीं आगे है। तो ऐसी चीजें एक एक्सक्यूज होती हैं। अब किसके लिए एक्सक्यूज है वो उसमें उस विषय में हम नहीं जाएंगे। आप कहना चाहेंगे कि टूरिज्म अगर सही तरीके से करे तो बिहार में भी बहुत अच्छे लेवल पे नॉट ओनली किया जा सकता है। टूरिज्म, आई मस्ट से कि बहुत सारी चीजें हैं जो भौगोलिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। हमारे पास जो गंगा का पानी है, जो गंगा का लैंड है, जो एक किनारा है, वो सबसे हाईएस्ट रेंज में आता है। अब आई थिंक 2000 किलोमीटर के आसपास वो रेंज हमारे बिहार बाढ़ में से भी cover होता प्रभावित है। रहते हैं, पानी हाँ, पानी है, बाढ़ लेकिन एक समस्या तो है। इतना है कि बाढ़ से ही डूबे रहते हैं, या ऐसा कि पानी पीने को भी नहीं मिलता है। बाढ़ भी एक समस्या है, और 18 से ज्यादा जिले बाढ़ में डूब जाते हैं जब बाढ़ आती है, और इसके ऊपर कोई अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत किसानों का नुकसान होता है। और वहाँ पे जो खेती होनी चाहिए, जिस तरीके की जमीन है वहाँ पे, जितनी उपजाऊ, एक्चुअली में उतना प्रोड्यूस बिहार नहीं कर पाता। तो उसमें मैं एक किनारा है, वो सबसे हाईएस्ट रेंज में आता है। अब आई थिंक 2000 किलोमीटर के आसपास वो रेंज हमारे बिहार बाढ़ में से भी cover होता प्रभावित है। रहते हैं, पानी हाँ, पानी है, बाढ़ लेकिन एक समस्या तो है। इतना है कि बाढ़ से ही डूबे रहते हैं, या ऐसा कि पानी पीने को भी नहीं मिलता है। बाढ़ भी एक समस्या है, और 18 से ज्यादा जिले बाढ़ में डूब जाते हैं जब बाढ़ आती है, और इसके ऊपर कोई अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत किसानों का नुकसान होता है। और वहाँ पे जो खेती होनी चाहिए, जिस तरीके की जमीन है वहाँ पे, जितनी उपजाऊ, एक्चुअली में उतना प्रोड्यूस बिहार नहीं कर पाता। तो उसमें मैं हरियाणा का एक उदाहरण सामने आया था कि हरियाणा में भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पे जो पानी था वो कृषि योग्य नहीं था,
और झींगे की खेती करवा के उसको काफ़ी आगे बढ़ावा दिया गया। और मोदी जी ने स्वयं इस विषय को लेकर काफ़ी जगह बोला कि किसानों के लिए हम चाह रहे हैं कि अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके किसानों को बेनिफिटेड किया जाए। तो बिहार में आप बता रहे हैं कि मेहनत भी है, पानी भी है आपके पास, इतना आप बता रहे हैं, तो स्टिल क्यों बिहार के लोगों को बाहर जाके दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान उनका हर जगह है, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं? क्या ऐसा कोई परिवर्तन आप अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं? देखिए, मैं अगले कुछ वर्षों में ऑब्वियसली मैं आशावादी हूँ और आई एक्सपेक्ट कि चीज़ें ठीक होंगी। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। जब तक ये पॉलिटिकल विल आपका सही नहीं होगा आपके राज्य का, तब तक आपके राज्य में विकास नहीं हो सकता है। अभी यूपी को भी बीमारू राज्यों में काउंट किया जाता था। योगी जी ने सत्ता संभाली और देखिए आज यूपी का कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। अगर आप सोल्यूशन देना चाहेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, जिसका समाधान नहीं है। और हमारे पास सब कुछ है। बिहार के पास लैंड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, हमारे पास सब कुछ है जो हमारे स्टेट को रिच बना सकता है। लोग, जो आपने कहा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। जनरली 55-56% माइग्रेशन रेट है बिहार का। और मैं गोपालगंज जिले से आता हूँ। मैं सिर्फ गोपालगंज और बैकुंठपुर बदमाशों का जिला बोला जाता है गोपालगंज। आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, किसी विवाद स्थल में पूड़ी को लेकर गोली चल गया, किसी कुछ कर दिया। इन चीजों में ये गोपालगंज के लोगों को कहते हैं ना, एक गुस्सा क्यों आता है भाई? किस चीज का गुस्सा रखते हैं गोपालगंज वाले? ऐसा क्या कारण है? ये बात आपकी सही है, लेकिन गोपालगंज के बारे में जो अच्छी चीजें हैं वो भी लोग नहीं जानते हैं। उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। नेगेटिव बिकता है ना संदीप जी, आपको तो मालूम है कि मीडिया का काम है कि नेगेटिव बिकता है। आए दिन गोपालगंज की कोई न कोई खबरें ऐसी रहती हैं कि तो जो गुंडे से जुड़ी रहती हैं, पूड़ी को लेके, मछली को लेके किसी का सिर फोड़ देते हैं। भाई ऐसा काम क्यों करते हैं आप लोग? शायद क्योंकि गोपालगंज जो है वो लालू जी का अपना होम टाउन रहा है, विलेज रहा है, इसके कारण लोग थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड रहते होंगे। बट गोपालगंज उग्रता में मोटिवेटेड है, तो लालू जी से उग्रता सीख रहे हैं। अलग अलग लोगों से लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं, किससे क्या सीखते हैं लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। गोपालगंज जो अपना जिला है, वहाँ पे आज भी सेक्स रेशियो जो है वो लड़कों और लड़कियों की तुलना में लड़कियों का ज्यादा है। अरे पर 1000 मेल वहाँ पे आज भी 1021 फीमेल है। और मैं बैकुंठपुर से आता हूँ, वहाँ पे भी रेशियो ये है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम बेटियों को बढ़ावा देते हैं, इसका एग्जांपल है। दूसरा कि गोपालगंज स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से जो आपका गोरखपुर बॉर्डर है यूपी का, इस साइड में आपका मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होते हुए जब आप नेपाल जाते हैं तो ये भी बॉर्डर एरिया है। इसके कारण भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक लोकेशन आता है। और गोपालगंज में जो बाहर के रेमिटेंस मनी है, बाहर माइग्रेशन गोपालगंज से और सिवान से, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज्यादा होता है मिडिल ईस्ट में जी। तो बाहर के पैसे वहाँ आते हैं, अच्छे पैसे आते हैं। तो मैं पॉलिटिकल अभी विल पावर की आप बात कर रहे थे, इलेक्शन बिहार के आने वाले हैं, काफी गर्मा गर्मी है इलेक्शन, जो बिहार के इलेक्शन उसको लेकर क्या लगता है who is going to be the king and who is going to be the king maker? Because काफी सारे महारथी लोग उतरे अपने, सब अपना ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ नीतीश जी हैं जो राजनीतिक धुरंधर है, एक मिनट में इधर से इधर और उधर आप बता नहीं सकते कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वादा कर रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन अब देख सकते हैं। अब इसके अलावा एक तरफ तेजस्वी लालू के परिवार में भी अच्छी खासी अभी जद्दोजहद चली हुई है। अभी उनके जो सुपुत्र हैं, जो कि जिनको आए दिन जो अलग अलग अवतार में नजर आते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी अपने प्रेम प्रसंग का सरेआम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल ताल ठोक के कहा है कि भाई विगत 12 वर्षों से हम रिलेशनशिप में थे और राजनीतिक मंशा के तहत हमारी जो विवाह हमारा करवाया गया और उसका हमें भुगतना पड़ा। तो फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरफ आप देख रहे हैं कि जनता कैसे देख रही है? जनता किसको किंग बना रही है, किसको किंग मेकर बना रही है? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और एक जनरल व्यू में क्या बेस्ट हो सकता है। नहीं, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पहले जानना चाहूंगा। आप दूसरे के कंधे तीर मत चलिए, आप अपना जो पर्सनल ओपिनियन मैं वो जानना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करूं तो मैं आज का युवा हूं और बिहार जो है स्पेशली वो युवा पॉपुलेशन में अगर आप सर्च करेंगे तो युवा पॉपुलेशन में बिहार जो है सबसे टॉप रैंकिंग में है, सबसे टॉप पे है। वहाँ पे आज भी
25 साल से कम युवाओं की संख्या 58% है टोटल बिहार के पॉपुलेशन में। मतलब अगर आज बिहार का पॉपुलेशन 13.5 करोड़ है तो वहां पे 58% से ज्यादा युवा बिहारी हैं जो 25 साल के अंदर के आयु के हैं। 8 करोड़ से इमेंस पोटेंशियल है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहां पे ग्रोथ क्यों नहीं है, तो पॉलिटिकल विल में मैं अगर आज के समय में मैं पर्सनल ओपिनियन दूं अपना, तो मुझे जो एक फिगर लग रहा है, जो लग रहा है कि प्रोग्रेसिव है और बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो चिराग पासवान है। अच्छा। मैं चिराग पासवान को एज ए युवा बिहारी उन्होंने नाम भी दिया हुआ है, युवा बिहारी नाम दिया। उनके सोच को जो प्रोग्रेसिव सोच है उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं मानता हूँ कि बिहार के मोस्टली युवा उनको सपोर्ट करते हैं उनके सोच और विचारों के कारण। उनका जो विजनरी अप्रोच है किसी भी चीज को लेके, अभी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर तो उनके पिताजी भी हमेशा हर सरकार में रहते थे। तो अगर हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइड से ना जाए, प्रोग्रेसिव साइड से मैं अगर कंस्ट्रक्टिव चीजों पे बात करूं, तो ही हैज दैट विजनरी थॉट और उनका जो मिशन और विजन है बिहार को लेके, वो अगले 15 से 20 सालों में डेवलप बिहार को सोचते हैं। 15 से 20 साल कुछ ज्यादा समय नहीं हो जाएगा संदीप जी? देखिए, अगर 2047 तक हम भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, जो मोदी जी का विजन है, उसमें हम अगर उसके साथ विकसित बिहार भी बना लें, जो मोदी जी का ये भी विजन है कि अगर हम विकसित भारत बनाए तो हमारे सारे स्टेट्स विकसित स्टेट्स हों, पर अभी उस विजन को हम लेके चले। अभी थावे रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन में लाया गया था जी, तो कुछ लोगों के मैंने देखा कि वहां के लोग ज्यादा खुश नहीं है जिस प्रकार से उसका रेनोवेशन किया गया है, कि सिवाय पेंटिंग के कुछ विकसित हुआ नहीं है। तो देखिए, इस विषय पे थोड़ा सा मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा कि अभी तक अगर बिहार में लेट्स से 36 स्टेशंस जो अमृत भारत में इंक्लूड हुए हैं, या हो सकता है नंबर्स थोड़े बहुत वेरी करें, और उनके लिए जितना बजट एलोकेट हुआ है, और अगर उसको गुजरात से कंपेयर कर दें तो हमारा पर स्टेशन का बजट डेवलप करने का वो गुजरात के 1/3 भी नहीं है। जैसे कि एक स्टेशन के लिए अगर गुजरात को 700 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वहां पे बिहार को 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। तो काफी इस लेवल की फंडिंग है। तो क्या ये ऑफिसर्स की तरफ से किया गया या अपर लेवल से? आप देखिए, ये किया बिहार को तो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है, स्पेशल फंडिंग दिया जाता है, तो यहाँ तो उल्टा होना चाहिए था। गुजरात पहले से ही काफी तरक्की पे है। ये किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही है, लेकिन ये किसकी पॉलिसी फॉल्ट है या क्यों ऐसे तो क्या आपका संगठन ऐसे विषयों को लेकर भी आगे अपना विरोध दर्ज करवाता है या फिर वो कर, जैसे सनातनी युवा वाहिनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या पॉलिटिकल विल आपका भी कुछ एजेंडा ऐसा है कि भविष्य में आप भी किंग मेकर के तौर पे खुद को स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या पॉलिटिकल एम्बिशन है सनातनी युवा वाहिनी की? देखिए, सनातनी युवा वाहिनी का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा मेंबर कभी कोई अच्छा करे, आगे जाए, बढ़ना चाहे, तो फुल सपोर्ट है। लेकिन सनातनी युवा वाहिनी को हम एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही देखते हैं, और उसको लेके मेरा जो विजन है वो हम फ्यूचर में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये बनाएंगे अगर हम सक्षम होंगे। वो भी करने का विचार है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे लाखों मेंबर्स जुड़े हुए हैं पैन इंडिया, और उनके माध्यम से जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो किसी भी ऐसे इवेंट्स में पूरे दिल से समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और हमने अभी तक 10 से ज्यादा लड़कियों की, 10 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की विवाह कराई है। क्या मुस्लिम लड़कियों का विवाह करवाने में कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लड़कियां भी आई हैं, मुस्लिम लड़कियों का स्वागत है, उनकी भी शादियां हमने कराई हैं। हमारे हिंदू बंधुओं के साथ अगर मुस्लिम लड़कियां आती हैं तो शादियां हम कराते हैं। अच्छा। और हमने अभी तक 3 शादियां ऐसे भी कराई हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया। शादियों को आड़ में घर वापसी करवा रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता, बट ठीक है, अगर कोई अपने धर्म में वापस आना चाहता है तो हमारी टीम का, सनातनी युवा वाहिनी का पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ, अगर फैमिली ट्री में जाए तो हिंदू ही मिलेंगे, अगर पीछे फैमिली ट्री को पूरा देखा जाएगा तो स्वागत करते हैं, पूरा स्वागत करते हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़कियां नहीं, मुस्लिम लड़के भी आना चाहें, लोग भी आना चाहें, तो उनका भी हमारे धर्म में स्वागत है। अब मैं आपसे, जैसे समय की भी थोड़ी बाध्यता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश जो आज का जो हिंदुस्तान है, हाउ यू सी मोदी जी एज ए लीडर, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज योर टेक
on the recent पहलगाम अटैक which is a talk of the town because कमेटी बनाई गई है। विपक्ष एक तरफ सवाल उठाता रहता है, पाकिस्तान की भाषा में पूछता है कि कितने राफेल गिरे हैं, पाकिस्तान एक तरफ फेक प्रूफ्स प्रोवाइड करता रहता है, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर्स विक्टोरियस हो रहे हैं अपने। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, पहलगाम में जो हुआ और मोदी जी ने जो कार्यशैली रही? देखिए, पहलगाम अटैक जब हुआ तो ये अपने आप में एक बहुत दर्दनाक मोमेंट था, जब टेररिस्ट ने आपके धर्म को पूछ के मारा। आपने जब नाम बताया तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, कितने लोगों ने झूठ बोला बचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनके पैंट उतरवा के चेक किए गए, कलमा पढ़वाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत विभत्स घटना है, और इसके पीछे मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारा पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान ही इस घटना को लेकर बहुत डिस्टर्ब था। Was it provoking? Yes, in a way it was very provoking। और जो हमने जवाब दिया है, मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ तो अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है, आज तक के इतिहास में जो हमने किया है पाकिस्तान के साथ इस बार वो नहीं हुआ। इसके पहले कभी नहीं हुआ कि हमने पाकिस्तान के घर में घुस के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, उनके न्यूक सेंटर तक को हमने उड़ा दिया, इतना कुछ हो गया। बट वो मना करता है हिंदुस्तान तो कि हमने ऐसा नहीं किया। आर्मी ऑफिशियल आर्मी स्टेटमेंट आती है तो मना करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कवर किया है। अगर आप हिंदुस्तान मीडिया पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ेंगे तो उसने भी इसको अलग तरीके से कवर किया है। बट आप कह रहे हैं कि अभी आप सेटिस्फाइड, बट सरकार तो ये कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इस बात को लेके मैं आशान्वित हूँ कि अगर खत्म नहीं हुआ है तो हमें हमारा पीओके वापस आना चाहिए, जो कि पास्ट की सरकारों की गलतियां रही हैं। मेरा एक सवाल है संदीप जी इस विषय में, पीओके की आप बात करते हैं कि आप वापस लेना चाहते हैं, कश्मीर आपके पास में है, कश्मीर में भी आतंकियों को कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत लोग तो हैं जो उनको पनाह देते हैं, आप इस फैक्ट को नकार नहीं सकते। क्या पीओके लेने के बाद में क्या ऐसा एक कंट्रोवर्शियल लैंड नहीं रहेगा कि जहां पे जो अभी इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं होती हैं, टेररिस्ट जो आते रहते हैं, और क्या आप लैंड तो आप ले लेंगे बट उनकी जो मानसिकता है, पीओके में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी मानसिकता के अंदर एक हिंदुस्तानियत, भारतीयता कैसे आप इंजेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे? दैट इज ए क्वेश्चन। देखिए, आपने ये जो सवाल पूछा है ये थोड़ी देर के लिए मुझे प्रधानमंत्री जैसा फील करवा रहा है और मैं वही बन के जवाब दूं अगर, तो मेरा जो थॉट है वो मैं आपको क्लैरिफाई। तो नायक आप बन जाइए, सब आप अनिल कपूर हैं, आप ये समझिए नायक फिल्म के, आप बता दीजिए। जितनी भी जिहादी घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ इस पर कि उसमें अगर पॉलिटिकली सपोर्ट किया जाएगा उनको तो कहीं ना कहीं से वो फिर घूम फिर के आप ही के देश पे, आप ही के घर में आएंगी चीजें। बहुत क्लियर होना चाहिए इंसान को। जैसे सऊदी में आज बहुत सारे ऐसे इस्लामिक लॉज हैं जो नहीं है, बंद कर दिए गए, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है सऊदी, लेकिन यहीं के नेता, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिहादी घटनाओं को भी लेके उनको, युवाओं को सपोर्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे पहले पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, अब 70% से ज़्यादा पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, या 90% के आसपास भी ये आंकड़ा अब 2025 में पहुँच चुका है, मतलब बिल्कुल बंद नहीं हो गई है। तो पहले जब पत्थरबाजी होती थी तो उन लड़कों को पैसे दिए जाते थे, आप हर जगह मीडिया में है ये, आप कहीं भी देख सकते हैं, फैक्ट है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं। अब क्यों वही लड़के पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुआ है, कुछ कामों में लगे हैं, टूरिज्म में लगे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको काम मिला है तब जाके वो कर रहे हैं। तो ऐसी जिहादी घटनाओं को पनाह देना, आतंकियों को पनाह देना, उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट देना बैकड्रॉप से, ये सब चीजें जो हैं वो बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण एक देशद्रोही मूवमेंट वहां पे चलता है। तो बढ़ावा दिया, आप मानते हैं कि राजनीतिक दल हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बढ़ावा दिए हैं, देते हैं, और आप तो ओपन में सारे न्यूज चैनल पे, सारे मीडिया पे देख सकते हैं, पिछले सारे पॉलिटिशियन के कमेंट देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर किसी टेररिस्ट को मारा जाता है तो वहाँ पे लाखों में लोग उनके शव जनाजे में निकलते हैं। तो क्यों निकलने दिए जाते हैं? अभी तो एक रूल चेंज हुआ कि शायद आतंकियों की डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, पहले
मारने के बाद में आतंकी को भी मार देते तो उनका शव उनके परिवार को प्रदान कर दिया जाता था। अभी लेटेस्ट इस सरकार ने एक नया रूल बनाया है कि अब उनको शव नहीं दे, तो अब जनाजे नहीं हो रहे हैं। शायद आपको तो ये इसकी जानकारी शायद है। अपडेट मुझे नहीं है। हाँ, ये ये अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया। ये ऐसा होना भी चाहिए और ऐसी किसी भी घटना पे किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसको जिंदगी भर या तो देश से बाहर कर दो, पाकिस्तान भेज दो, या तो उसको कहीं ऐसी जगह भेज दो कि वापस दोबारा वो आना पाए। ये सरकार का कॉल होना चाहिए, इस पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कानून का डर ऐसे लोगों के अंदर नहीं होगा तो फिर कोई भी कुछ भी करेगा जो आज हो रहा है, और ऐसा होने देना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो वो अकेला डिस्टर्ब नहीं है,